चलिए साथियों, देखिए जैसे कि आप जानते हैं कि यूपी टेट में 2021 के लिए हमारी क्लास चल रही है और जो आपका पहला चैप्टर था संख्याएं वाला, ठीक है, वो कंप्लीट हो गया है। लेकिन उस चैप्टर में से मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चंस निकाले हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, वे आ चुके हैं या आ सकते हैं। ठीक है, देखिए होता क्या है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो हम पढ़ते हैं, परिमेय संख्याएं, स्थानीय मान या इकाई अंक, ये सब हमने सीख तो लिया, लेकिन सवाल एग्जामिनर सवाल बनाता कैसे है, ठीक है, एग्जाम बनाने वाला सवाल को बनाता कैसे है वो देखना है, वो समझना है। ठीक है, क्योंकि ये इतना डीप हो जाता है, छोटी छोटी बातों से इतना डीप करते हैं वो कि आपको लगता है कि एग्जाम बाहर से आया है, बाहर से नहीं आता, वो ज़्यादा डीपली होता है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चंस लिखे हैं मैंने, काफ़ी अच्छा लगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, 7 व 13 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हैं। तो आप सोचना शुरू करें अच्छे सवाल के बारे में, 7 व 13 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हैं। अब सब बच्चों को परिमेय संख्या के बारे में तो पता चल ही गया होगा, याद भी होगा आपको कि जो संख्याएं भिन्न के रूप में लिखी जा सकती हैं परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, सब जानते होंगे। अब कुछ ने शुरू कर दिया होगा कि 7 और 13 के बीच में 8, 9, 10, 11, 12 ये संख्याएं हैं। ये प्राकृतिक संख्याएं भी हैं, पूर्ण भी हैं, और सारी पूर्ण प्राकृतिक परिमेय भी होती है, यानी कि बहुत सारी बात हमारे दिमाग में आ गई होगी। देखिए साथियों, हकीकत में क्या है, हकीकत में ये है, अगर मैं कोई दो भी संख्या लो, कोई भी 1 और 2 ले लो, और ये कहूँ कि 1 और 2 संख्याओं के बीच में कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो आप सोचो इसको ध्यान से। 1 और 2 के बीच में 1.5 भी होता है, ठीक है, यानी कि 1.5 भी होता है, 1.3 भी होता है, 1.2 भी होता है। ठीक है, अगर वैसी बात करूँ भिन्नों की 1.5, 2.25, ठीक है, ये सारी संख्याएं होती हैं। तो कुल मिला के इस बात का जो आंसर होगा, अगर आपको ऐसा सवाल कहीं भी मिले, ये सवाल ऐसे भी आ सकता है सीधा सीधा कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती है, तो उसका उत्तर आएगा आपका अनंत। याद रखना है आपको, अनंत। अनंत का मतलब क्या होता है, जिसका कोई अंत ना हो, अनलिमिटेड। ठीक है, ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना है, इसको नोट भी करना है और सुनना है मुझे। ठीक है, तो क्या रिजल्ट आया कि किन्हीं 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रथम 30 विषम संख्याओं का योग कितना होगा। देखिए ऐसे सवाल आपको सबको मालूम है विषम संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है, लेकिन ऐसे सवाल आते क्यों हैं, आपके टाइम को खराब करने के लिए, वेस्ट करने के लिए सवाल एग्जाम में आता है। क्यों, देखो कहा कि प्रथम 30 विषम संख्याओं का योग, बहुत बच्चे सोचेंगे कि इस सवाल को हम कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि परिमेय विषम संख्या 1 से शुरू होती है, 1, 3, 5, 7, आप 30 लिखते जाओगे। ठीक है, 30 लिखते जाओगे, 9, 11, जब तक ये प्रथम 30 करना है ना, लिखते जाओगे, और उसके बाद आप इनका योग करना शुरू करोगे ऐसे। 1 और 3 5, 9, 1 और 3 4, 5 9, 7 16, और 9 25, 11 36, ऐसे करके आप जोड़ते जाओगे, कितना टाइम लगेगा। ठीक है ना, और इसका सीधा सूत्र होता है, विषम संख्याओं का अगर योग पूछा है, कितनी भी संख्या है, तो आप उसका स्क्वायर कर दीजिए। जैसे प्रथम 30 का है ना, तो 30 का स्क्वायर कितना आएगा, 30 का स्क्वायर यानी कि उसका वर्ग 900 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो एक ये फॉर्मूला है। अगर मान लें प्रथम 50 की बात हो, प्रथम 60 की बात हो, तो सीधा आप 50, अगर 50 है तो आप 50 का वर्ग कर दीजिए। इसका मतलब अगर n संख्याएं हैं तो आप n का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। चलिए फिर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1 से 100 तक विषम संख्याओं का योग कितना होगा। अगर 1 से 100 तक की बात करें, देखिए अगर ऐसा सवाल आता है तो आप समझ लीजिए 1 से शुरू होगा, 1, 3, 5 और 99 तक जाएगा। सबसे पहले तो आप ये समझो इनके बीच में संख्याएं आई कितनी है। 1 से 100 तक की बात है, एक एक छोड़ के है ना, तो 1 और 100 के बीच में अगर आप एक को लोगे, एक को छोड़ोगे, 1 से 100 तक 100 गिनती होती है, सबको मालूम है, और एक एक को छोड़ोगे तो 50 गिनतियाँ होंगी। ठीक है, अब 50 का आप सीधा योग कर सकते हो पहले वाले सूत्र से, 50 का स्क्वायर यानी कि 5 5 25 और 2 0, इसका योग 2500 हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले का याद रखना है, अगर प्रथम n विषम संख्याओं के योग की बात आती है, पूरा सवाल ध्यान समझना है, प्रथम 30 हो, कितनी भी हो n संख्याओं का योग पूछा है तो डायरेक्ट आप उसका स्क्वायर कर दीजिए, बशर्ते वो 1 से शुरू हुई होनी चाहिए, ये भी याद रखना है, प्रथम होनी चाहिए 1 से शुरू। ठीक है, और जहां तक भी है ऐसे संख्याओं की संख्या, ठीक है, उसे भाग करना है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपको स्थानीय मान मालूम होगा, लेकिन इस क्वेश्चन में शायद आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन है। चलिए देख लेते हैं, ये संख्या है आपकी 715.217।
साथ ही एक बात और बताऊं तो दशमलव के बाद के जो अंक होते हैं वो अलग अलग डिजिट बोली जाती है। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं 715.217, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये 715.217 ऐसे बोला जाता है। तो इसमें कहा कि स्थानीय मान बताना है 7 का और उनकी गुणा करनी है। 715.217 में 7 के स्थानीय मान का गुणनफल बताइए। अब आपको मालूम है एक तो ये 7 है, इसमें कितना है स्थानीय मान 700 है, 715 है ना, 2 के बाद 2 जीरो लग जाएगी तो 700 हो जाएगा इसका। और ये जो वाला 7 है ये डेसिमल के बाद है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ये डेसिमल के बाद है। तो इसकी जो स्थानीय मान होगा इसका, चलो अलग अलग लिख देता हूँ। 715 में जो स्थानीय मान है आपका वो 700 है, और ये ये आपका 0.217 है, इसमें आपका स्थानीय मान होगा 0.07। यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो सकती है कि यहाँ पे आप पॉइंट के बाद क्या करें, तो ये 0 लगेगा और 7 आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या कहा है, गुणनफल बताना है। वो तो कुछ भी पूछ सकता है, संख्या मिलेगी डेसिमल वाली, स्थानीय मान होगा और उसके बारे में गुणा करवा सकता है, जोड़ भी करवा सकता है, घटा करवा सकता है, भाग करवा सकता है, कुछ भी, ठीक है। तो अब इनकी गुणा कर दीजिए, गुणनफल पूछा है ना, तो क्या होगा जब आप 7 से गुणा इसमें करोगे, क्योंकि इसके बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, तो ये डेसिमल 2 अंक आगे चली जाएगी, ठीक है। देखो वैसे ये काम आपसे करना भी आता होगा, ये 2 जीरो है तो ये डेसिमल 2 आगे चला जाएगा, यहाँ पे ऐसे हो जाएगा और 7 की गुणा 7 में हो जाएगी, यानी कि इसका आंसर आएगा 1.49, ठीक है साथियों। काफी अलग लग रहा होगा, स्थानीय मान का सवाल कर लेंगे, लेकिन देखो, ठीक है, तो ऐसे सवाल आते हैं बाद में आपको बड़े परेशान करते हैं। चलिए जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 की घात 48 को 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। देखो अभी तक आपने इतना मालूम था आपको कि 2 की पावर 48 है, तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा, इतना ही तो मालूम था ना अभी तक तो। लेकिन इसके पूरा सवाल देखो क्या बताया गया है कि 2 की पावर 48 को 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, ठीक है। अब देखते हैं, सबसे पहले तो वही इकाई का अंक देखना ही पड़ेगा हमें इसको, ठीक है। सोल्व करना शुरू करते हैं। 2 की पावर 48, मैंने आपको बताया था अगर आप 2 की पावर को 4 से डिवाइड करो, और पिछली वीडियो की जस्ट देख लेना आप, और उसका अगर वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए 4 से, तो उसका इकाई का अंक 6 बनता है, याद होगा काफी बच्चों को। तो 12 चौको 48, तो 12 बार ही 4 से डिवाइड करोगे तो 12 बार कंप्लीटली हो जाएगा, ठीक है। तो इसका इकाई का अंक कितना आएगा, 2 की पावर 48 में इकाई का अंक कितना आएगा, इकाई का अंक आएगा 6। देखो इस पूरे सवाल में कहीं तो नहीं लिख रहा है इकाई का अंक क्या है, लेकिन इकाई का अंक वाला फॉर्मूला यूज हुआ है, ठीक है साथियों। तो मैं फिर अपनी बात को रिपीट करना चाहता हूँ, क्वेश्चंस होते वहीं से हैं, बेसिक से ही होते हैं, लेकिन इतने डीप होते हैं कि आपको लगते हैं कि बाहर से है, ज़्यादा डीप आपको बाहर से लगता है कि बाहर से क्वेश्चन पेपर आया है, ठीक है। अब आपको क्लियर होगा कि लास्ट का डिजिट क्या है, 6 है, इकाई का अंक 6 है। तो जब आप 6 को 5 से भाग करोगे तो क्या होगा, फिर तो सीधा सवाल है, 6 को अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो एक शेष बचेगा, ठीक है। तो शेषफल आपका 1 होगा, यानी कि इसका आंसर क्या आया 1, ठीक है। तो अच्छा लगा होगा शायद सवाल, ठीक है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए। अब बहुत बच्चों को अभाज्य संख्याओं का पता होगा, सबको ये भी मालूम होगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, ठीक है। लेकिन इसने क्या कहा है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत बताना है, ठीक है। इस सवाल को मैं यहाँ पे करता हूँ, देखते हैं। सबसे पहले छोटी संख्या 2, अभाज्य संख्या की बात कर रहा हूँ, ठीक है, प्राइम नंबर की, फिर 3, फिर 5, फिर 7 और फिर 11, हो गया। अब औसत क्या होता है, सबसे पहले तुमने संख्याएं लिख ली, कितनी संख्याएं हैं, 5 संख्याएं हैं। तो औसत का फॉर्मूला होता है आपका, एवरेज का फॉर्मूला होता है साथियों, इन सबको आप जोड़ दो और जितनी संख्याएं थी 5 थी ना, तो उन संख्याओं से आप भाग कर दो। अब देखते हैं क्या औसत आता है इसका, एवरेज 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 और 7 17, 17 और 11 शायद 28 होते होंगे, ठीक है, 17 और 11 28 होते हैं। और आप जैसे आपको 5 से डिवाइड करोगे आप तो कितना आएगा, 5 दूनी 25 और 5 छंग 30, यानी कि 5.6 इसका औसत आएगा। देखो सवाल कहाँ से था, अभाज्य संख्याओं से था, आप इसको औसत से भी जोड़ के देख सकते हो, लेकिन अलग ही हुआ ना, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफी अच्छा सवाल है, शायद
पहले कम मिला हो, लेकिन ऐसा सवाल आ सकता है, बहुत ईजी सा है। देखते हैं, ये लिखा है कि 2 + 7 9 होते हैं और 7 और 2 ये भी नहीं होते हैं, लेकिन ये क्या नियम है, इस नियम का क्या कारण है कि दोनों में, ठीक है। अगर मैं आपको कहूँ कि 2 और 7 9 तो होते हैं, ठीक है, 7 और 2 9 भी होते हैं, लेकिन अगर दो ये कहा जाए कि 2 में से 7 घटाओ तो कितना आएगा, -5 आएगा, और 7 में से 2 घटाओ तो +5 आएगा, यही होगा ना। तो उसमें तो दोनों बराबर नहीं आया ना, एक तरफ माइनस का आया, एक तरफ में प्लस का आया। तो इसका मतलब क्या है, उसका मतलब है कि जो माइनस का है या भाग है उस पर ये नियम लागू नहीं होता, ठीक है, ये जोड़ वाला। तो इस नियम का नाम सुन लीजिए आप, इसको बोलते हैं क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम, ठीक है, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन, फॉर एडिशन, एडिशन का मीनिंग जोड़ने से, और हिंदी में बोलते हैं इसको योग का क्रम विनिमय नियम। देखो क्रम विनिमय का मतलब क्या है, क्रम विनिमय का मतलब होता है एक्सचेंज, यानी कि अगर आप क्रम को बदल दो तो योग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बिल्कुल शुद्ध हिंदी भाषा में समझ में आई बात। अगर आप क्रम को, अंकों के क्रम का विनिमय कर दो, उनका स्थान को बदल दो तो योग पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ऐसे ही गुणा में होता है, आपको सबको मालूम होगा 8 तिया 24, 3 8 24, ठीक है। तो गुणा भी याद रखने की बात है, क्रम विनिमय नियम होता है, उसको योग और गुणा यानी कि एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन फॉलो करते हैं। समझ में आ रही है बात, योग और गुणा क्रम विनिमय नियम को फॉलो करते हैं, ठीक। तो इसका नियम का नाम क्या है, क्रम विनिमय नियम। योग के लिए है तो योग का क्रम विनिमय नियम, गुणा के लिए है तो गुणा का क्रम विनिमय नियम, ठीक है साथियों। चलिए जी नेक्स्ट देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपको छोटे लग सकते हैं और आप इनका आंसर दे भी सकते हैं, ठीक है, हालांकि इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इस क्लास में इनको ऐड किया है। चलो इसको भी देख लेते हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या, ठीक है, कंपोजिट नंबर, याद रखना वो 4 है, ठीक है, 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 2 है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, मैंने यहाँ पे नहीं लिया क्योंकि वो यहाँ वहां पे आ गई थी बात। और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, ठीक है, अजीब सा लग सकता है आपको, इंपॉर्टेंट भी है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या सब जानते हैं 0, मैंने पहली वाली वीडियो में बताया था, फर्स्ट क्लास में चली थी संख्या के बारे में बात। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू करते हैं। और पाई कैसी संख्या है, ये बहुत पॉपुलर सवाल है, अपरिमेय संख्या। मुझे याद है मेरा जो एग्जाम था 15 अक्टूबर 2017, उसमें एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, 15 अक्टूबर 2017 में आया था कि पाई कैसी संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है साथियों। तो इस वीडियो में जो इंपॉर्टेंट निकाल सकता था ना मैं पहले लेसन से, वो यही है। अगर उसके बावजूद भी आप जो पढ़ रहे होंगे, जो बुक्स आपके पास होंगी, और किसी मतलब पहले लेसन में से कोई क्वेश्चन बचता है, आपसे डाउट होता है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, उसका आपको आंसर मिलेगा जरूर, ठीक है साथियों। तो इस वीडियो में इतना ही था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए मेहनत कीजिए और कॉन्फिडेंस से बस लगे रहिए, ठीक है। धन्यवाद।